हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयंता क्लासेस में। मेरा नाम है शिवम पांडे और मैं आप सभी के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आपने लेक्चर 1, 2 या 3 अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर 1, 2 और 3 को देखें, उसके बाद ही लेक्चर 4 को देखें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को हमने लेक्चर 1, 2 और 3 में कवर किया है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को उसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हीटिंग गर्मी प्रोड्यूस होती है उसे आप देखोगे। जैसे कि आप देखते हो कि घर में आपके प्रेस चलता है, गीजर चलता है, टोस्टर चलता है, ठीक है। तो इन सभी में क्या देखने को मिलता है, हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है करंट का, भाई। क्योंकि कोई भी जो डिवाइस होता है जब उसमें से करंट लगातार फ्लो करती है, कंटिन्यू फ्लो करती रहती है, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वह गर्म हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वह गर्म हो जाती है। तो गीजर, टोस्टर, इन सभी के केसेस में तो उनका गर्म होना हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि हम उनसे हीट ही लेना चाहते हैं, हम उनसे हीट ही लेना चाहते हैं। तो या जो बल्ब हो गया, वहाँ पे भी हमारे लिए क्या होता है, उनका हीट होना फायदेमंद होता है, क्योंकि हमको उनसे हीट ही लेना है। उन डिवाइसेस को हम यूज ही कर रहे हैं हीट प्रोड्यूस कराने के लिए, करंट को हीट में प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में जो हीटिंग इफेक्ट है हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पंखा है, ठीक है, वो चल रहा है, तो जल्दी जल्दी क्या होता है, आप फाइनली क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। पंखा है, मोटर है, टुल्लू है और बहुत ढेर सारे, कैसे आपको फोन है कंटिन्यू चल रहा होता है तो गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करती है तो लगातार फ्लो करने पे क्या होता है, वह कुछ अमाउंट में हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जेम्स क्रॉसकिट जूल, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। आप समझ गए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है, दोनों चीज़ें हैं। जैसे कि टोस्टर, गीजर, इन सभी केसेस में तो हमें इसका फायदा मिलता है क्योंकि हमें हीट चाहिए होता है। लेकिन जब हमारा पंखा या कोई मोटर या बिजली का कोई भी दूसरा डिवाइस वह जब हीटिंग इफेक्ट के कारण जल जाता है तो उस समय पे हमें क्या करता है, नुकसान करता है। तो आप ये सोच रहे होंगे हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक वायर हो गया, ठीक है, एक कंडक्टर हो गया, यह है एक कंडक्टर हो गया। इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में क्या है, आयंस भी हैं, साथ में क्या है, आयंस हैं, जिनसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। भाई देखो, कोई भी एटम है, जब एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अब जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी वे क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वे एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वे एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा होता क्या है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तितर बितर पड़े होते हैं कंडक्टर के अंदर, तितर बितर कंडक्टर के अंदर कहीं भी पड़े होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता। हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं ताकि ये मूव करे, क्योंकि जब ये एक स्ट्रेट मोशन में मूव करेंगे तभी क्या बनेगी, करंट बनेगी, और जब ये करंट बनेगी तभी क्या होगा, हमें हमारा कोई डिवाइस चलेगा। तो ये इसे समझिए सीधी सीधी बात कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे कभी खत्म नहीं होते, ठीक है ना, वे कंडक्टर में थे और हमेशा रहेंगे। मतलब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। हम क्या करते हैं, बैटरी से या जो पावर हाउस वाले हैं वो क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी देते हैं ताकि आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सको। क्योंकि आप पहले से जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो वर्क डन है वो भी क्या है, वर्क डन की यूनिट जूल ही होती है, एनर्जी ही होती है। तो नॉर्मली तो ऐसे बिखरे होते हैं, लेकिन जैसे इन्हें हम
लेना शुरू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्डर मोशन करना शुरू कर देते हैं, ऑर्डर मोशन शुरू कर देते हैं। और ऑर्डर मोशन में क्या होता है कि जो आयन्स हैं बीच में प्रेजेंट हैं, इन आयन से इन इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होने लगती है। जब ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो खुद की आयन्स है जिन एटम से प्रोड्यूस हुए हैं उनसे इनकी टक्कर होती है, क्योंकि वे आंच क्या करते हैं, इनके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो जब रुकावट पैदा होती है तो इनका जो कुछ एनर्जी है वह वेस्ट हो जाता है इनको ऑब्स्टेकल करने में, इनको ओवरकम करने में, क्योंकि इनसे लड़के जब ये आगे बढ़ेंगे तभी तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ जो वर्क डन होता है वह इनसे भिड़ने में खत्म हो जाता है। तो लगातार क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आके इन आयन से टकराएंगे इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, इनमें क्या होगा, रैपिड वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। वह रैपिड वाइब्रेशन क्या होगा, हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल के आएगा, मतलब आप उसे हीट एनर्जी के रूप में फील करोगे और एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर मूव करना चालू करते हैं। वे जब मूव करते हैं तो उनका आयन से और इलेक्ट्रॉन से टक्कर होता है, टक्कर होने में कुछ एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, रेजिस्टेंस क्या है, यही है रेजिस्टेंस, आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनसे उन इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर हो रही है। तो कुछ एनर्जी वर्क डन क्या है, वेस्ट होती है, और वर्क डन जो होती है वही क्या होती है, हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब इनसे टकराएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो वेस्ट होगी और इनमें आके क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ये वाइब्रेशन करेंगे और वाइब्रेशन से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो हीट एनर्जी है वह किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हीट एनर्जी डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग तो है कि जो हीट है, फर्स्ट थिंग जो हीट है वह डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे। जितना ज़्यादा करंट कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सेकेंड थिंग है रेजिस्टेंस पे। सेकेंड क्या है, रेजिस्टेंस पे, मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एंड थर्ड थिंग है, आखिरी चीज़ है कि जो हीट होती है वह डिपेंड करती है कितने टाइम तक करंट फ्लो किया, कंडक्टर के अंदर कितने टाइम तक करंट फ्लो किया उस पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा लंबे समय तक आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाएंगे उतना ज़्यादा वो गर्म होगी। तो याद कर लीजिए, हीट जो होती है वह अमाउंट ऑफ करंट होती है, कितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, और थर्ड कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ से इन सभी को मिला के जेम्स प्रेस्कॉट रूल ने एक इक्वेशन दिया, H इक्वल टू I स्क्वायर I, ठीक है, उन्होंने इक्वेशन दे दिया H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आपने इसको नोट कर लिया, अगर नहीं नोट किया तो नोट कर वीडियो को पॉज करें। हीटिंग इफेक्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो आपको लगता है कि हाँ मेरी मेहनत आपके काम आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक फ्रेंड्स को वीडियो की लिंक भेजिए ताकि वे इसे देखें, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले और मेरे काम को थोड़ा आपका सपोर्ट मिल सके। अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। Amount of work done work done by current in an electric circuit इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट के द्वारा की जाने वाली कार्य को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किए जाने वाले कार्य को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला डेरिवेट करेंगे। आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन, आपको याद होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू W बाई Q, और यहाँ से आपको क्या मिल गया था, W इक्वल टू QV। जो W है ये क्या है, वर्क डन ही तो है, W क्या है, वर्क डन। और आपको याद होगा Q इक्वल टू IT, क्योंकि मैंने बताया था I इक्वल टू Q बाई T, यहाँ से क्या मिला था, Q इक्वल टू IT। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, W इक्वल टू Q की जगह पे IT पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, VIT। वर्क डन का एक फार्मूला क्या निकल गया, W इक्वल टू VIT। ये इस फार्मूले को कब यूज करना है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, करंट दिया हो, साथ में टाइम दिया हो। अगर ये तीन चीज़ें दी हो, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम, तो आप क्या करोगे, VIT का यूज करोगे। ठीक है। V इक्वल टू आपने एक और फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से दूसरा मिल जाएगा V इक्वल टू IR। तो V की जगह हम लिखेंगे IR, IT हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये दूसरा फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने का, और थर्ड फार्मूला W इक्वल टू, आपने पढ़ा था I इक्वल टू V बाई R होता है, I इक्वल टू V बाई R होता है। तो हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, V इंटू V बाई R T, क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर T बाई R। तो वर्क डन के आपको तीन फार्मूला मिल गए। सबसे पहला VIT, दूसरा I स्क्वायर RT, और तीसरा V स्क्वायर T बाई R। अब देखिए पहले फार्मूला का यूज़ कब करना है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, करंट दिया हो, टाइम दिया हो। दूसरे फार्मूले का तब यूज़ करेगा जब क्वेश्चन के अंदर केवल करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो और टाइम दिया हो। और तीसरे क्वेश्चन का यूज़ तब, तीसरे फार्मूले का यूज़ तब करना है जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, टाइम दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो। वर्क डन की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो होती है जूल। वर्क डन की यूनिट होती है जूल। अब नेक्स्ट थिंग जो आता है, पावर। हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट का करंट देख लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी देख लिया, और फाइनली हम क्या देखेंगे, पावर। ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ वर्क डन, या बोल सकते हो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपिएटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वह दर जिसके हिसाब से इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हो रही है सर्किट के अंदर में, ठीक है, या कंज्यूम हो रही है, वह क्या है, पावर है। ठीक है। और पावर वैसे भी आपने क्लास 9th में वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा है, तो वहाँ भी क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप पहले से पावर डेफिनेशन के बारे में जानते हो। क्या होती है, पावर। तो अगर हम पावर का फार्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि P इक्वल टू आ जाएगा W बाई
आवर की यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला आपको हो जाएगा पी का, बस वही डब्ल्यू का दूसरा फार्मूला रखिए, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, इसे भी काट दीजिए, क्या मिल गया आई स्क्वायर आर। थर्ड फार्मूला हो जाएगा पी इक्वल टू टी स्क्वायर टी बाई आर बाई टी रखेंगे, टी से टी हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। आपको पावर के 3 फार्मूले मिलते हैं। अब पावर से देखिए, आप पावर के फार्मूले से 2 और चीज़ निकाल सकते हो। कोई अगर सर्किट दे रखा है, ठीक है, तो उसका स्पेशली आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हो या करंट पता कर सकते हो। आगे मैं क्वेश्चन से आपको समझा दूँगा जब हम रेटिंग की बात करेंगे, पावर रेटिंग की बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है आपका, हाँ, और एक दूसरा आपका इसका पी इक्वल टू वी या इससे आप दूसरा फार्मूला निकाल सकते हो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, उसको दूसरी यूनिट निकाल सकते हो वोल्ट एम्पियर, क्योंकि जानते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है और करंट का एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर भी एक इसका यूनिट हो जा सकता है, आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपको बताने के बाद एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर घर में 10 पंखे चल रहे हैं, 2 टीवी चल रही है, 1 फ्रिज चल रहा है, तो बिजली बिल कितना आ जाएगा। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वह होती है 1 किलो वाट आवर। ये क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, जिसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं। जो आपके घरों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होता है रीडिंग बताने के लिए, तो वहाँ पे जो 1 यूनिट होती है वह 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। अगर 1 किलो वाट आवर बोले मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो 1 घंटा चलने पर 1 किलो वाट एनर्जी खर्च करता है या 1000 वाट एनर्जी खर्च करता है, कितना 1000 वाट एनर्जी खर्च करे पर आवर, तो उसको क्या कहा जाएगा 1 किलो वाट आवर। मतलब 1 घंटे के अंदर 1000 वाट एनर्जी खर्च करे पर आवर, तो उसे क्या बोलोगे, या 1 किलो वाट आवर बोलोगे। क्योंकि भाई 1 घंटे तक खर्च करेगा 1 किलो वाट, तो 1 किलो वाट, और इसको जो फिर आगे क्या करेंगे हम 1 किलो वाट आवर इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट का होता है जूल पर सेकेंड, आवर को सेकेंड में चेंज करिए हो जाएगा, टाइम के सेकेंड नहीं करता हूँ, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 सेकेंड, मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 1000 इंटू 36 जूल। आगे क्या हो जाएगा 3.6 1000 इंटू 1000, यह लिखेंगे 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3 जूल जूल, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, मतलब 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी जब हम खर्च करते हैं तो उसे हम 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल, क्या लिख सकते हैं मेगा जूल, क्योंकि 1 मेगा को 10 टू पावर 6 होता है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो आएंगे हम उन पर डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या बात कर लें, रेटिंग पे बात कर लें, ठीक है। रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है। रेटिंग का मतलब अगर आपको मान लीजिए लिखा गया है 100 वाट 250 वोल्ट, आप मार्केट से एक बल्ब खरीद के ले आते हो, ठीक है, एक बल्ब लेके आते हो जिस पे लिखा है 100 वाट 250 वोल्ट, मतलब जब उस बल्ब को आप 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे, जब उस बल्ब को आप 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे तब वह 100 वाट एनर्जी खर्च करेगा, मतलब तब वह 100 जूल
पर सेकेंड खर्च करेगा। मतलब हर सेकेंड में वह 100 जूल एनर्जी बल्ब जलने में खर्च कर देगा। जब उसे आप 250 वोल्ट क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे। ये बात आप जान, अगर मान लो लेके आते हो, आपको लिखा है कि 250 वोल्ट, ठीक है, और 250 वाट और 220 वोल्ट, क्या लिखा है 250 वाट और 220 वोल्ट। मतलब कि जब उस अप्लायंस को आप 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो वह अप्लायंस 250 वाट एनर्जी खर्च करेगा, मतलब 250 जूल पर सेकेंड खर्च करेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर आप उससे कम वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक उसकी पावर क्या होगी, घट जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस पर्याप्त तो नहीं मिलेगा तो पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अब क्या है, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी हम इस पर बात करेंगे। हाँ, यहाँ से आप दो चीज़ पता कर सकते हो। अगर आपको किसी डिवाइस का पावर पता है, ठीक है, और उसका वोल्टेज पता है, तो आप पता कर सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना है। मान लो अगर हम इसका आर पता करें, ठीक है, तो पीक वोल्ट क्या होता है, V² होता है, आप जानते हो, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, R = V² कर दोगे, ठीक है, P की वैल्यू पुट करोगे, P की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा 250 और 100, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे, क्या हो गया 25 का 625, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस कितना है, 625 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है, 625 ओम है उस अप्लायंस का। साथ में आप ये भी पता कर सकते हो क्योंकि जानते हो P = VI होता है, P = VI होता है, I = क्या हो जाएगा P/V, I = P/V। हम क्या करेंगे 100/250 कर देंगे, कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा 0.4 एम्पियर। मतलब अगर कोई डिवाइस 100 वाट और 250 वोल्ट पावर रेटिंग लिखा गया उस पर, मतलब मैक्सिमम आप उसमें 0.4 एम्पियर ही करंट फ्लो कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा तो डिवाइस क्या होगा, जल जाएगा, या कोई बल्ब है तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर वह 100 वाट और 250 वोल्ट रेटिंग का है तो 0.4 एम्पियर से ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं कर सकती। और यहाँ से आप ये बात पता कर सकते हो कि उसमें से कितना करंट फ्लो कर सकती है, उसका रेजिस्टेंस कितना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो भी इसी पे होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, जहाँ पे हम केवल न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप हमारे अगली वीडियो का इंतजार करते रहिए। जल्दी मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय बच्चों।